खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हमारे ख़ास प्रोग्राम ख़बर दर ख़बर में आपका खैर मक़दम है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत अब ख़त्म हो गई है। आर्टिकल 370 तारीख़ का हिस्सा बन गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पार्लियामेंट में एक ऐलान किया कि आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया है। आर्टिकल 35A को भी ख़त्म कर दिया गया है। जो बिल और क़ानून उन्होंने राज्यसभा में पेश किया उस पर पहले ही उन्होंने सदर जमहूरिया का दस्तखत करा रखा था। राज्यसभा में इस पर बहस हुई, पहले हंगामा हुआ, उसके बाद बहस हुई और बिल आखिर शाम को अक्सरियत के साथ ये बिल भी पास हो गया। अब कल यानी मंगल को लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा। वहाँ पहले से ही बीजेपी की अक्सरियत है, इसलिए बासानी वहाँ से भी पास हो जाएगा। इसलिए यही समझिए कि अब आर्टिकल 370 तारीख़ का हिस्सा बन गया। सिर्फ उसकी एक शिक बाकी रह गई है और वो शिक है कि सदर ममलिकत को नाम तब्दील करने और अहकामात जारी करने का इख्तियार हासिल रहेगा। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी और इसकी वजह से पहले और अब के कश्मीर में बहुत ज़्यादा तब्दीली हो जाएगी। कश्मीर को मरकज़ी सरकार ने अमित शाह ने 2 हिस्सों में तकसीम भी कर दिया है। कश्मीर की एक रियासत जम्मू और कश्मीर होगी जिसकी असम्बली होगी, लेकिन वो ख़ुद मुख्तार रियासत नहीं होगी बल्कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत होगी जिसको यूनियन टेरिटरीज़ कहा जाता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए मरकज़ी सरकार वहाँ हुकूमत करेगी। उसको समझ लीजिए कि दिल्ली की तरह उसकी हैसियत होगी। कश्मीर का दूसरा हिस्सा उन्होंने लद्दाख कर दिया है। लद्दाख भी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत होगी और वहाँ असम्बली नहीं होगी, यानी वहाँ कोई इलेक्शन नहीं होगा, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रहेगा। इसको समझने के लिए समझ सकते हैं कि दिल्ली और छत्तीसगढ़ 2 रियासत है। दिल्ली भी मुस्तकिल रियासत नहीं है, लेकिन यहाँ असम्बली है, इंतखाबात करा जाते हैं, वज़ीर आला होता है। ताहम वज़ीर आला के पास इख्तियारात बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होते हैं। दूसरी रियासत छत्तीसगढ़ है जो एक रियासत है लेकिन उसकी असम्बली नहीं है, इसलिए वहाँ इलेक्शन नहीं होता है और उसके तमाम तर इख्तियारात मरकज़ के पास होते हैं। तो लद्दाख की हैसियत छत्तीसगढ़ जैसी होगी। गोया जम्मू कश्मीर जो एक नीम खुद मुख्तार रियासत थी, जोग्राफियाई तौर पर, ज़ुबानी तौर पर, लिसानी तौर पर, कल्चरल की हैसियत से जिसकी एक तारीख़ थी, हैसियत थी, उसका नामो निशान मरकज़ी सरकार ने मिटा दिया है। 2 हिस्सों में उसे तकसीम कर दिया है। एक जम्मू एंड कश्मीर की रियासत होगी, एक लद्दाख की रियासत होगी। जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 की वजह से कई सारी खुसूसियात हासिल थी। उसकी पहली खुसूसियत ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलहदा झंडा था। हिंदुस्तान का जो तिरंगा है वो वहाँ नहीं लहराया जाता था। अब जम्मू एंड कश्मीर में भी तिरंगा ही लहराया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर को नीम खुद मुख्तार रियासत का दर्जा हासिल था, अब वो दर्जा ख़त्म हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर में पहले जो हिंदुस्तान का आइन है, यानी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से जो आइन बनते थे, जो कानून बनते थे, वो वहाँ नाफिज नहीं होता था। उसके नफाज के लिए रियासती असम्बली ख़ुद आइन पास करती थी, रेजोल्यूशन पास करती थी, उसके बाद ये आइन वहाँ नाफिज होते थे। जम्मू एंड कश्मीर की खुसूसियत ये भी थी कि जम्मू एंड कश्मीर ने ख़ुद से अपना आइन तश्कील दिया था। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों का जो आइन है वो जो हिंदुस्तान का जो दस्तूर है उसी के मुताबिक उसी का तश्कील शुदा है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की असम्बली ने ख़ुद अपना आइन तश्कील दिया था। 1951 के बाद उन्होंने इसका मुतालबा किया था। इसी तरीके से 35A की वजह से कश्मीर को खुसूसियत हासिल थी कि जो बाहर के लोग हैं वो वहाँ ज़मीन नहीं ख़रीद सकते थे, कोई भी गैर मनक़ूला जायदाद ख़रीदने के वो हक़दार नहीं थे। अब वो वहाँ जायदाद ख़रीद सकेंगे। इसी तरीके से जो बाहर के लोग हैं वो वहाँ अब आज़ादाना तौर पर सरमायाकारी कर सकेंगे, तिजारत कर सकेंगे। आर्टिकल 35A और 370 की वजह से बाहर के लोगों को आज़ादाना सरमायाकारी करने की जम्मू एंड कश्मीर में इजाज़त हासिल नहीं थी। जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान की वाहिद रियासत नहीं थी जिसे खुसूसी स्टेटस हासिल है या खुसूसी दर्जा हासिल है, बल्कि इसके अलावा कई रियासतें हासिल है। जहाँ 370 या 35A की तरह दफ़ात हासिल है उसे खुसूसी हैसियत हासिल है। जैसे नागालैंड है वहाँ 371A नाफिज़ है, आसाम है वहाँ 371B नाफिज़ है, मणिपुर है वहाँ 371C नाफिज़ है, आंध्र प्रदेश है वहाँ 371D नाफिज़ है, मिज़ोरम है वहाँ 371G है, अरुणाचल प्रदेश में 371
371H है और गोवा में 371I है। तो ये तमाम रियासतें जिसका हमने तज़किरा किया इससे भी खुसूसी हैसियत हासिल है और वहाँ इस तरह की आईन नाफिज है, तो जम्मू कश्मीर तन्हा रियासत नहीं थी। अब सवाल यही है कि इतनी सारी रियासतों को होते हुए जहाँ इससे स्पेशल स्टेट का दर्जा हासिल है, मरकज़ी सरकार ने सिर्फ कश्मीर को ही टारगेट क्यों किया? जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है कि वहाँ बाहर के लोगों को ज़मीन ख़रीदने की इजाज़त नहीं थी, तो यह हैसियत भी हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर को हासिल नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी यही कानून नाफिज है। और हिमाचल प्रदेश में कोई भी बाहर का शख्स ज़मीन नहीं ख़रीद सकता है, न ही वहाँ वो आज़ादाना तौर पर सरमायाकारी कर सकता है, तिजारत कर सकता है। बिज़नेस करने के लिए हिमाचल प्रदेश में ज़रूरी है कि वहाँ के किसी मकामी शख्स से उसका कोई कॉन्टेक्ट हो, कोई ताल्लुक़ हो। बहरहाल जम्मू एंड कश्मीर की जो हैसियत थी वो ख़त्म हो गई है। अब सवाल यही है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो तनाज़ो है, क्या वो तनाज़ो इसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का तनाज़ो क्या है, नहीं है, जम्मू कश्मीर की तारीख़ हैसियत क्या है, इख्तिसार के साथ हम यहाँ बताएंगे। और पूरी तफसील के लिए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे रहे हैं। ये लिंक है पटना हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस और मारूफ माहिर क़ानून जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी का इंटरव्यू है। हमने गुज़िश्ता चंद दिनों कबल उनसे एक इंटरव्यू किया था आर्टिकल 370 पे कि आर्टिकल 370 क्या है, उसकी क्या हैसियत है, कैसे ये वजूद आया। तो आप उसे ज़रूर सुनिए, वहाँ आपको बहुत सारी मालूमात मिलेगी। बहरहाल 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई थी, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जिससे कबल मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, उसमें 500 से ज़ायद स्टेट्स थे और उन स्टेट्स को इख्तियार दिया गया था कि अब चाहो तो हिंदुस्तान के साथ मिल जाओ, चाहो तो पाकिस्तान के मिल जाओ। ये भी इख्तियार था कि चाहे तो वो आज़ादाना तौर पर रहे। चुनांचे कुछ रियासतें हिंदुस्तान के साथ गई, कुछ पाकिस्तान के साथ गई। 3 रियासतों ने अलहदा रहने का फ़ैसला किया, यानी आज़ाद रियासत के तौर पर। उसमें से जूनागढ़, दूसरे हैदराबाद और तीसरे जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ और हैदराबाद बाद में हिंदुस्तान का हिस्सा बने। जम्मू एंड कश्मीर ने भी आज़ाद रहने का फ़ैसला किया था। जम्मू एंड कश्मीर की जो आवाम थी वो अक्सरियत मुसलमानों की थी, लेकिन जो उस वक्त के जो वहाँ के महाराजा थे वो हरी सिंह थे और अभी जो कांग्रेस की सीनियर और मुअम्मर लीडर है डॉक्टर करण सिंह, उनके बाप होते थे। बहरहाल जम्मू एंड कश्मीर पर कबायलियों ने हमला कर दिया। कहा जाता है कि जो कबायली हमलावर थे दरअसल पाकिस्तान की फ़ौज थी जिन्होंने कबायलियों का लिबास इख्तियार करके जम्मू एंड कश्मीर पर हमला कर दिया था और उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। राजा हरी सिंह के पास फ़ौज नहीं थी, ताकत नहीं थी और वो उन कबायलियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। चुनांचे वो इस वक्त मुत्तहिदा है, उस वक्त जो हिंदुस्तान के गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन से राजा हरी सिंह ने मदद की दरख्वास्त की और कहा कि आप अपनी फ़ौज के ज़रिए हमारी मदद कीजिए ताकि हम इन कबायलियों का मुकाबला कर सके और अपनी रियासत को उससे महफूज रख सके। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाब दिया कि अब मैं मुत्तहिदा हिंदुस्तान का गवर्नर नहीं रहा हूँ, अभी जो इंडिया या जो भारत है इसका फ़ैसला मोतबर होगा और भारत जो चाहेगा वही होगा। चुनांचे जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल वगैरह ने फ़ैसला किया मिल करके कि अगर हिंदुस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर अपना इल्हाक़ कर लेता है तो उस सूरत में हम अपनी फ़ौज के ज़रिए मदद करेंगे और जो उन पर हमला आवर हुए उनको यहाँ से भगाएंगे। चुनांचे राजा हरी सिंह ने इसकी मंजूरी दे दी इल्हाक़ की और उसके बाद हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ गई, उसकी मदद की और इस तरीके से जो कबायली हमलावर थे उसको भगाने में लोग कामयाब हुए। उसके बाद फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज आपस में भिड़ गई, क्योंकि जब हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ कब्ज़ा करने के लिए दाखिल हो गई तो पाकिस्तान की फ़ौज भी आ गई थी और ये एक लड़ाई चली। फिर लड़ाई जाकर एक नतीजे पर बंद हुई, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुदाखलत की थी। तो ये जो पूरा मामला हुआ था उस वक्त राजा हरी सिंह के दरमियान, यूँ कह लीजिए कि शेख अब्दुल्ला जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनके दरमियान और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो पूरी कांग्रेस की तंजीम थी जो उस वक्त के सरकर्दा रहनुमा थे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल है और वल्लभ भाई पटेल भी शामिल है, इन सब के दरमियान एक मुआहदा हुआ 3 चीज़ों का कि जम्मू एंड कश्मीर खुद मुख्तार रियासत होगी। मरकज़ को सिर्फ 3 मामलों में जम्मू एंड कश्मीर में इख्तियार होगा, एक खारजा उमूर में, एक डिफेंस के मामले में और तीसरा जो इख्तियार था वो राब्ता और कम्युनिकेशन का था, जिसके ज़रिए वहाँ इंडियन करेंसी वहाँ चल जाती है या कुछ और चीज़ें जिससे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में नाफिज होता आ रहा था। तो इन चीज़ों का इख्तियार मिला था, यही 3 चीज़ें थी और उसी के बाद आर्टिकल 370 बना था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का राब्ता कश्मीर के साथ बरकरार था और जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना रहा। ये पूरी चीज़ें थी, पूरा इशू था, जिसलिए बाज़ लोगों ने कहा है
کہ آرٹیکل 370 کی وجہ سے جموں اینڈ کشمیر ہندوستان کا حصہ بنا ہوا تھا۔ بہرحال 26 اکتوبر 1947 کو معاہدہ طے پایا تھا جس کے ذریعے سے کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ الحاق ہوا تھا۔ اس میں طے پایا تھا کہ خارجہ امور ہیں، اس کے علاوہ جو ڈیفنس کا معاملہ ہے اور کمیونیکیشن ہے، ان چیزوں کا اختیار ہندوستان کو ہوگا۔ اس کے علاوہ معاملوں میں جموں اینڈ کشمیر کی حیثیت ایک خود مختار آزاد اسمبلی کی ہوگی۔ اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہے، جموں اینڈ کشمیر مجموعی طور پر ہندوستان کا حصہ بن گیا ہے۔ لیکن سوال یہ برقرار ہے کہ کیا ان چیزوں کی وجہ سے جموں اینڈ کشمیر کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ ادھر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اس معاملے پر تنازع بھی ہے۔ ہم ہندوستانیوں کا دعویٰ ہے اور یہ ماننا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے، پاکستان کو اس پر دعویٰ غلط ہے۔ دوسری طرف پاکستان کشمیر پر اپنا دعویٰ کرتا رہا ہے، حالانکہ پاکستان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستان نے خود کشمیر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے جو دراصل انڈیا کا حصہ ہے، اور انڈیا کے ایجنڈے میں وہ شامل ہے کہ پاکستان نے کشمیر کے ایک حصے کو قبضہ کر رکھا ہے جس سے اسے آزاد کرانا ضروری ہے۔ اس معاملے پر اب پاکستان نے بھی اپنے یہاں میٹنگ شروع کر دی ہے۔ خبروں کے مطابق پاکستان کے صدر نے کل اپنے یہاں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے۔ ہندوستان میں کل منگل کو لوک سبھا میں اس بل پر بحث ہوگی اور صدر جمہوریہ کا پہلے سے دستخط ہو چکا ہے، تو اس طرح یہ قانون تقریباً بن چکا ہے۔ اب کشمیر کا کوئی علیحدہ جھنڈا نہیں ہوگا، ترنگا وہاں کا جھنڈا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہندوستان کے جو فیصلے ہیں وہ وہاں نافذ ہو جائیں گے۔ آرٹیکل 370 کی وجہ سے جموں اینڈ کشمیر کو یہ بھی خصوصیت حاصل تھی کہ آرٹیکل 336 جو ایک دفعہ ہے آئین کی، اس کے تحت حکومت کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ملک میں مالی ایمرجنسی نافذ کر دے، لیکن اس کا اطلاق جموں اینڈ کشمیر پر نہیں ہوتا تھا۔ اب وہاں وہ بھی ہو جائے گا۔ تو جموں اینڈ کشمیر کی حیثیت ختم ہو گئی ہے اور کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کا احتجاج جاری ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اختیار حاصل تھا، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امت شاہ جو ہندوستان کے وزیر داخلہ، انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں جو پرابلم ہے یا جو وہاں جو مسلسل حملے ہوتے رہتے اس کی وجہ آرٹیکل 370 ہے۔ جب وہ دفعہ ختم ہو جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا، کیا تنازع حل ہو جائے گا۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی۔ آپ نے ہمیں دیکھا، اس شو کو جوائن کیا، تہہ دل سے شکریہ۔ آپ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔